हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू जया कॉमर्स क्लासेस। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को। और एज यू नो कि हमने लास्ट क्लास में भी हमने कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ा था। वो हमारी क्लास थी पार्ट 1। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स। तो हम इस चैप्टर को 2 या 3 क्लासेस में करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही क्लास में सब के सब इम्पॉर्टेंट टर्म्स कवर कर दें और जल्दी से इस चैप्टर को ख़त्म करने की कोशिश करें। नहीं, हम इसको डीप में पढ़ेंगे ताकि आने वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और ये चैप्टर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि सब चैप्टर्स हैं। और इसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के ऊपर भी जो आपके इंक्लूड होंगे उस चैप्टर के अंदर, तो ये बेस भी होता है और आपका खुद में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। तो हम इस चैप्टर को करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करने वाले। जितनी भी क्लासेस बनेंगी 2 या 3 उसको उसके अंदर कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो, जो कि है आपका पार्ट 2 ऑफ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लास्ट क्लास में हमने टोटल 10 टर्म्स करी थी और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी 11th टर्म से, जो कि है एक्सपेंस। तो आप इसके नाम से ही देख रहे हैं कि एक्सपेंस क्या होता है, खर्चा। खर्चा, लेकिन किस चीज़ के ऊपर खर्चा? एक्सपेंडिचर भी था जो हमने पढ़ा था कि वो भी हमारा खर्चा होता है बिजनेस का। लेकिन एक्सपेंस टर्म है तो खर्चा, लेकिन ये किसी चीज़ के ऊपर होता है हमारे बिजनेस के अंदर। किस चीज़ पे होता है? आप उस कोस्ट को अपना एक्सपेंस बोल सकते हो जो आप अपने प्रोडक्शन में या फिर सेल्स के ऊपर, अपने जो स्टॉक है, जो गुड्स हैं, आपके गुड्स क्या होते हैं जिसके ऊपर, जिस प्रोडक्ट के ऊपर आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट के बेसिस पे आप बिजनेस चला रहे हैं अपना, जो आपका प्रोडक्ट है बिजनेस के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं? गुड्स बोलते हैं। और वैसे ही उसको प्रोड्यूस करने में या फिर सेल करने में आपका जितना भी खर्चा आता है वो सब के सब किसके अंदर इंक्लूड होता है? एक्सपेंसेस के अंदर, राइट। तो देखिए, एक्सपेंसेस इज द कॉस्ट इनकर्ड in producing and selling the goods and services. It is cost or use of a things or a service for the purpose of generating revenue. राइट कि आपने अपने प्रोडक्शन में या फिर सेलिंग में गुड्स एंड सर्विसेज की, आप गुड्स बेच रहे हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स को, तो उसके अंदर अपने कोस्ट इनकर्ड हुई है आपको उसको प्रोड्यूस करने में, अपने गुड्स को या फिर सर्विसेज को प्रोवाइड करने में, या फिर अपनी सेलिंग के लिए कोई भी आपने एक्सपेंस किया है, तो वो सारा का सारा किस में इनकर्ड होता है? एक्सपेंसेस में, जितने भी आपने कोस्ट को इनकर्ड किया है, राइट। इसका एग्जाम्पल भी हो सकता है, वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि आपने क्या कॉस्ट इनकर्ड की है गुड्स को सेल करने में, या फिर अमाउंट पेड फॉर द रेंट, कमीशन, सैलरी, एडवर्टीजमेंट एटसेट्रा। मतलब कि आपने अपने गुड्स को बेचने के लिए आप एडवर्टीजमेंट कराते हो ताकि बहुत सारे जो कस्टमर है आपकी तरफ अट्रैक्ट हों उस प्रोडक्ट को लेने के लिए। तो आपने क्या किया? खर्चा किया सेलिंग के लिए। तो ये आपका किसके अंदर इंक्लूड हो गया? एक्सपेंसेस के अंदर, राइट। तो नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, जो कि है 12th टर्म, विच इज इनकम। इनकम क्या होता है? आपको पता है कि आप अपने बिजनेस के अंदर, आपने अपना बिजनेस चलाया ही क्यों है? अगर आप अपनी इनकम ही अर्न नहीं करोगे, आपको लॉस होगा, आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं, आप इनकम जनरेट ही नहीं कर रहे, तो वो आप अपना बिजनेस क्यों चला रहे हो? उसका तो फायदा ही नहीं है। आपका बिजनेस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कि हमें अपना प्रॉफिट अर्न करना है, इनकम जनरेट करनी है। तो देखिए आपकी इनकम क्या है? सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस इज कॉल्ड इनकम। कि आपके एक्सपेंसेस के ऊपर कितना ज़्यादा रेवेन्यू है वो आपकी क्या होगी? इनकम होगी। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन करी है गुड्स की, आपने अपना जो आप जो बेच रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं, आपने उसको मैन्युफैक्चर किया आपके अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। आपने उसको मैन्युफैक्चर करने के अंदर कितना पैसा लगाया, वो आपका खर्चा हो जाता है कि आपने उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए इतना पैसा ऑलरेडी लगा दिया है। और आपने उसको मार्केट में जाके सेल किया किसी प्राइस के ऊपर। आप किसी प्राइस पे अपने गुड्स को मार्केट में क्या करते हैं? सेल करते हैं। तो वो कितने का बिका,
तो उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, सरप्लस होता है, वो आपकी क्या होती है, इनकम होती है। कि आपने अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए 20,000 का खर्चा कर दिया और उसको मार्केट में जाके 25,000 का सेल किया, तो आपका जो ये डिफरेंस है कि आपने कितने ज़्यादा का सेल किया है मार्केट में जाके, जो कि है 5,000, तो ये आपकी क्या होगी, इनकम। मतलब कितना ज़्यादा सरप्लस क्या होता है, कितना ज़्यादा है रेवेन्यू आपका एक्सपेंसेस के ऊपर, वही हमारी क्या होती है, इनकम। इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। यहाँ पर आपको देखना होगा कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इनकम भी वही है और हमारा रेवेन्यू भी वही है। नहीं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि अगर आपने अपने गुड्स को जिस प्राइस पे मार्केट में सेल कर रहे हो, मान लीजिए आपने सेल किया 40,000 का, तो वो 40,000 क्या है, आपका रेवेन्यू है, इनकम नहीं है। क्योंकि आपने उस पर कुछ खर्चा भी तो किया, आपकी जेब से भी तो कुछ पैसे ऑलरेडी जा चुके हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, जो आपने उसको, या तो आपने, अगर आप ऐसा करते हैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप किसी होलसेलर से वो गुड्स को परचेज कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, पहले परचेज कर रहे हैं और उसको आगे थोड़ा सा अपना मार्जिन रख के उसको आगे रिटेलर्स को सेल कर रहे हैं। तो आप इसमें बीच में क्या हुए, आप बीच की पार्टी, इंटरमीडियरी हुए, जो कि आगे पार्टी, एक पार्टी से लेके दूसरी पार्टी को बेचती है अपना मार्जिन रख के, राइट। तो वो आपका जो मार्जिन है वो आपकी इनकम है। ऐसा नहीं है कि जितने का आपने मार्केट में बेच दिया वो आपकी इनकम हो गई, वो रेवेन्यू होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं तो मैन्युफैक्चर करने में आपका जितना पैसा लगा, मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चर करने में 30,000 रुपीज़ लगा और आपने मार्केट में 40,000 का बेच दिया, तो 40,000 आपका रेवेन्यू होगा और 30,000 आपका एक्सपेंस होगा। तो रेवेन्यू में से जो आप एक्सपेंस को घटा देते हैं, तो जो आपका बचता है 10,000, वो आपकी इनकम होगी, वो रेवेन्यू नहीं होगा, राइट। अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड इज कॉल्ड रेवेन्यू। जो आप जितने का मार्केट में सेल करते हैं वो प्राइस होता है आपका रेवेन्यू, और जो कॉस्ट होती है आपकी गुड्स की वो होती है एक्सपेंस। मतलब कि जितना आपने खर्चा किया उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में या फिर कहीं से लेने में, राइट, जितने की आपको वो गुड पड़ी है, गुड्स का कॉस्ट। अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, गुड्स की कॉस्टिंग क्या है आपकी, 4 लाख। जो आपकी गुड्स की कॉस्टिंग है वो आपका क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, और आपने सोल्ड किया 5 लाख में, मतलब कि मार्केट में कितने का दिया, 5 लाख रुपीज में दिया, जो कि आपका क्या हुआ, रेवेन्यू। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, मतलब जितने का आपने सेल किया उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे आपका गुड्स का कॉस्टिंग, जितने की आपको वो गुड्स पड़ी, या फिर आपने मैन्युफैक्चर किया, या फिर आपने अपने गुड्स पे उस प्रोडक्ट के ऊपर जितना खर्चा किया है उसको माइनस कर देंगे, जो आपका एक्सपेंस है 1 लाख आपकी क्या होगी, यहाँ पर इनकम होगी। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस होता है इस एग्जाम्पल के थ्रू, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो क्या है हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है, देखिए, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, सबसे पहले तो आपको वो समझना होगा। आपके बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड हमेशा कब से स्टार्ट होता है, आप देखिए, आपका न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक चलता है आपका 1 ईयर का पीरियड। लेकिन हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग टर्म्स में हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कब से होता है, 1 अप्रैल से, और कब तक चलता है हमारा, 31 मार्च। आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 31 मार्च तक जाएगा, राइट। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हुआ कि वो एक्सेस होता है पूरे हमारे अकाउंटिंग ईयर का, जितना भी हमारे एंटरप्राइज में, बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर जितना भी हमारा रेवेन्यू हुआ वो कितना ज़्यादा होगा हमारे टोटल एक्सपेंसेस से पूरे 1 अकाउंटिंग ईयर में, उसका जो एक्सेस होता है वो हमारा होता है प्रॉफिट। ये हमारा प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है कि हमें प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है एक बिजनेस एंटरप्राइज में लॉस भी हो। जब हमारा एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्या एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं किससे, रेवेन्यू से, तो हमारा क्या होएगा, लॉस होगा। तो हमारा प्रॉफिट भी हो सकता है जो प्लस में होता है, और लॉसेस हमारे नेगेटिव इफेक्ट डालता है हमारे बिजनेस के ऊपर, राइट।
नेक्स्ट इज गेन। तो देखिए गेन क्या होता है, इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट, प्रॉफिट और एडवांटेज रिजल्टिंग फ्रॉम इवेंट और ट्रांजेक्शन विच आर नॉट द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस बट आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, विनिंग अ कोर्ट केस एटसेट्रा। मतलब कि कई स्टूडेंट समझते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट है वही हमारा गेन है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रॉफिट और लॉस होता है कि जब हम पूरे अकाउंटिंग ईयर में देखते हैं, लास्ट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं अपने, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर देखते हैं कि कितना हमें सारी के सारे जितने भी हमने ट्रांजेक्शन करे बिजनेस में, तो उससे क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, मतलब कि हमने बेच के जितना पैसा कमाया वो ज़्यादा है, या फिर हमने उसको प्रोड्यूस करने में, या फिर कहीं से हमें कॉस्ट पड़ी है, खरीदा है हमने, तो वो क्या ज़्यादा है, हमारा प्रॉफिट हुआ है सेल, तो वो होता है हमारा प्रॉफिट या सेल। लेकिन जो हमारा यहाँ पर हमने गेन है, तो वो गेन क्या है, ये इंसिडेंटल होता है। आप ये समझ सकते हैं कि ओकेजनली कभी कभी होता है हमें बिजनेस के अंदर, कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि अपने जो फिक्स्ड एसेट होती है, जो हमारी बिजनेस के अंदर लगी होती है, हम उसको सेल कर देते हैं, हमें नीड नहीं होती, हम अपना जो बाकी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी बाकी के एसेट्स है उससे पूरी कर पा रहे हैं, तो हमारी जो एसेट हमने क्या करी है, सेल कर दिया, तो उससे प्रॉफिट हो गया हमें। या फिर हमने कोई, हमारा ऐसा कोर्ट केस चल रहा था जो हम जीत गए हैं, उससे हमें प्रॉफिट हुआ है बहुत ज़्यादा, हमें इंटरेस्ट मिला है, या फिर ऐसा कुछ भी प्रॉफिट हुआ है जो बहुत ज़्यादा ओकेजनली होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हमारा गेन होना। राइट। नेक्स्ट इज लॉस। तो लॉस क्या होता है, लॉस हम दो तरीके से कन्वे कर सकते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, जो अभी हमने पढ़ा कि प्रॉफिट भी हो सकता है बिजनेस में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, और लॉस भी हो सकता है। तो एक लॉस वो होता है, और एक लॉस क्या होता है, जैसे अभी हमने गेन का देखा कि हमें इंसिडेंटल या फिर ओकेजनली बिजनेस में किसी भी तरीके से हमें क्या हो सकता है, गेन हो सकता है, तो उसी तरीके से हमें लॉस भी हो सकता है। तो देखते हैं कि फर्स्ट तरीका क्या है, द रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस फॉर अ पीरियड व्हेन टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड टोटल रेवेन्यूज, कि हमारे एक्सपेंसेस जो हैं वो क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं हमारे रेवेन्यू से। मतलब कि जितना हमने बेचा है, जितने का हमने सामान बेचा है मार्केट में, वो अमाउंट हमारा कम है, लेकिन जितने हमने उस पर एक्सपेंसेस कर लिए, जितने का हमने खरीदा था, या फिर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगी है, तो ये सारे एक्सपेंसेस क्या हो गए, एडवर्टीजमेंट कराई है, सारे के सारे एक्सपेंसेस जो हमने बिजनेस में किया वो ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी हम क्या हो गया, अकाउंटिंग ईयर में एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर हमें लॉस हो गया, तो वो भी एक लॉस ही होता है। एग्जाम्पल देखिए कि रेवेन्यू हमारा 2 लाख था और एक्सपेंस हमारा 2,40,000 था, तो एक्सपेंस में से यहाँ पर क्या हुआ, रेवेन्यू माइनस हुआ है, यहाँ पर एक्सपेंस हमारा ज़्यादा है, कितने से, 40,000 से, तो हमें लॉस हो गया 40,000 का। सेकेंड मेथड क्या हो गया, इट रेफर्स टू सम एक्टिविटी अगेंस्ट विच फर्म रिसीव नो बेनिफिट। मतलब कि ऐसी एक्टिविटी जिससे हमारी बिजनेस फर्म को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ, लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट, मतलब कि ऐसे इवेंट होना जिससे हमें कभी कभी लॉस हो जाता है। हो सकता है आग लग गई, या फिर कोई चोरी हो गई, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया है हमारी एसेट का, हम जा रहे थे, हमारा सामान जा रहा था, तो वो लॉस हो गया ट्रांजिट में, तो लॉस इन ट्रांजिट का भी कभी कभी हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो अब हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको भी हम क्या करेंगे, हमारा बिजनेस का लॉस ही है एक तरीके से। तो कभी तो ये जैसे डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि ये क्या है, कोस्ट का बेसिस है। तो देखिए अगर हम प्लस साइड में जाते हैं तो हमारा क्या होता है, गेन होता है, और अगर हम नीचे आते हैं तो हमारा क्या होता है, यहाँ पर लॉस हो जाता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं अपने बिजनेस में तो हमें गेन होगा, और अगर हम नीचे आ रहे हैं, डाउनवर्ड आ रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और ये बीच में क्या है, हमारा कोस्ट का बेसिस बन रहा है कि हमारी कोस्ट मिड में है, कोस्ट से ही हमारा डिटरमाइन होगा कि हम प्रॉफिट करेंगे या फिर हम लॉस में जाएंगे। अगर कोस्ट से ज़्यादा हुए हमारी सेलिंग, हमारा जितना भी हमने सेल किया है उसका क्या अमाउंट था, अगर वो कोस्ट से हमारा ज़्यादा होगा तो हमें गेन होगा, वरना क्या होगा, हमें लॉस होगा। राइट। अगला क्या है हमारा, देखिए, परचेज। द टर्म परचेज इज यूज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। मतलब कि हमारे जो परचेज टर्म है वो किसके लिए यूज होती है, जो हमारे बिजनेस के अंदर गुड्स हैं। गुड्स क्या होती हैं, अभी हमने पढ़ा था कि गुड्स होती है हमारा वो प्रोडक्ट जिसके अंदर हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ परचेज किसके लिए यूज करते हैं, अपने गुड्स के लिए ही यूज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर।
और परचेज रिटर्न क्या होता है कि जब व्हेन purchased goods are returned to the supplier, these are known as purchase return. Such terms are also known as return outward. मतलब कि हमने परचेज किया था लेकिन हमने वो प्रोडक्ट किसी रीज़न से जिससे भी लिया था उसको क्या कर दिया, वापस कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया है। नाम से भी पता चल रहा है कि हमने कुछ परचेज किया और उसको वापस से सप्लायर को दे दिया है। वो कोई भी रीज़न हो सकता है कि वो गुड्स क्या हो, डिफेक्टिव हो, या फिर हमें पसंद ना आए हो, क्वालिटी अच्छी ना लगी हो, कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है जिसका वजह से हमने वो अपने गुड्स जो हैं वापस कर दिए हैं सप्लायर को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न, और उसको रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स क्या होता है, सेल्स भी हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने गुड्स के लिए ही यूज़ करते हैं। सेल्स मीन्स ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर फॉर अ प्राइस। मतलब कि एक क्या करना, ऑनरशिप करना, ऑनरशिप जो होती है उसका क्या करना, ट्रांसफर कर देना अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को। हमारी गुड्स एंड सर्विसेज से हमने मैन्युफैक्चर करी, अब हम उसको बेच रहे हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो ओनरशिप किसके पास चले गई, हमने उसके बदले पैसे लिए, राइट। तो अब उसकी ऑनरशिप गुड्स एंड सर्विसेज की किसके पास हो गई, गुड्स की किसके पास होगी, हमारे जो कस्टमर होते हैं जिनको हमने सेल किया, और सर्विसेज जब हमने प्रोवाइड कर दी तो हमने उससे पैसे ले लिए, राइट। द टर्म सेल्स इन नेवर यूज फॉर द सेल ऑफ एसेट। मतलब कि हम सेल्स किसके लिए यूज़ करते हैं, अपने गुड्स के लिए यूज़ करते हैं, एसेट्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने अपने बिजनेस के अंदर फर्नीचर लगा रखा है या फिर कोई मशीनरी लगा रखी है, उसको सेल कर देना बिकॉज ऑफ रिप्लेसमेंट, कि आपने कोई मार्केट में नई मशीनरी आई है, नई टेक्निक्स आई हैं, तो उसको ले आए और अपनी पुरानी वाली सेल कर दी, तो इसका तो उसको हम सेल नहीं बोल सकते, हमारी सेल्स नहीं हो गया। हम अपने सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए ही सेल्स टर्म का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस एंटरप्राइज के अंदर। तो हम कोई भी हमारी एसेट होती है उसको सेल करें तो वो हमारी सेल नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ क्लोथ डीलर सेल्स क्लोथ्स, इट विल बी टर्म्स एज सेल। मतलब कि क्लोथ बेचता है, क्लोथ डीलर है, उसने क्लोथ को सेल किया तो वो सेल्स के अंदर आएगा। बट द सेम क्लोथ डीलर सेल्स ओल्ड फर्नीचर और अ टाइपराइटर, इट इज नॉट टर्म एज सेल्स, तो उसको हम सेल्स नहीं कहेंगे। सेल्स रिटर्न क्या होता है, वही जैसे परचेज रिटर्न था कि हमने परचेज किया और सप्लायर को वापस कर दिया। तो कई कस्टमर होते हैं तो हमें वो जो गुड्स होते हैं वापस कर देते हैं बिकॉज ऑफ कि उन्हें पसंद नहीं आया या फिर कोई डिफेक्टिव निकला, ऐसा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। या फिर उनको, हम ऑनलाइन बिजनेस चलाते हैं, उनको लेट पहुंचा और उन्हें नीड थी तो उन्होंने कहीं और से ले लिया, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि वो हमें क्या कर देते हैं, हमारे गुड्स को वापस कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। और उसको एक और वर्ड से भी बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, मतलब कि अंदर आ गए, वापिस आ गए बिजनेस के अंदर। नेक्स्ट इज गुड्स। गुड्स तो हमने बहुत सारे टर्म्स के अंदर ये हमारा यूज हुआ गुड्स टर्म हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि गुड्स वो होते हैं जो कि हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया बिजनेस का। जो सा बिजनेस हम कर रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, हमारे बिजनेस का गुड्स। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट which is also termed as विच इज़ ऑल्सो मीन टू बी सोल्ड। मतलब कि जो भी हमने परचेज किया रीसेल के लिए या फिर प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे फिनिश गुड्स को अपने, और उसको हमने आगे सेल कर दिया। एग्जाम्पल, फर्नीचर डीलर परचेज ऑफ अ चेयर्स एंड टेबल, इट टर्म्स एज गुड्स। मतलब कि फर्नीचर डीलर है जो फर्नीचर में डीलिंग करता है, तो उन्होंने परचेज किया है अगर अपना चेयर्स टेबल्स कहीं से, और आगे वो सेल करने वाला है, तो उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। और अगर वो कोई अदर फर्नीचर ले रहा है अपने बिजनेस को रन करने के लिए कि वो हेल्पफुल होगा उसके बिजनेस को चलाने के लिए, वो आगे सेल नहीं करेगा, तो वो उसके लिए एसेट मानी जाएगी, ना कि उसके गुड्स, राइट। नेक्स्ट है स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। तो देखिए स्टॉक क्या है, स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड। The term stock includes the value of those goods which are purchased for reselling and which are laying unsold at the end of accounting year। मतलब कि स्टॉक पे क्या क्या इंक्लूड होता है, वो सारी वैल्यू गुड्स की जो कि हमने परचेज करी है रीसेल के लिए। हमारा रीसेलिंग का बिजनेस है, हम ट्रेड करते हैं कि कहीं से खरीद के और आगे बेच दिया। मैन्युफैक्चरिंग
से खरीदा और हमने क्या किया, आगे रिटेलर्स को बेच दिया। हम होलसेलर का काम करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, वो स्टॉक हो गया जिसको हमने खरीदा था, जो हमारे गुड्स है वो हमारे लिए क्या हो गया, स्टॉक हो गया। और वो क्या पड़ा है हमारे पास, अनसोल्ड पड़ा है एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, मतलब कि 31 मार्च को जब हमारा क्लोजिंग डेट होता है 31 मार्च अकाउंटिंग ईयर का, तो उस डेट पे जो भी हमारे पास गुड्स बची हैं अभी सेल नहीं हुई, तो वो हमारा क्या आएगा, स्टॉक के अंदर आएगा। ओपनिंग स्टॉक भी हो सकता है और क्लोजिंग भी। मान लीजिए अगर हमने अभी हमारा 31 मार्च आ गया, तो अगले दिन 1 अप्रैल को जब हमारा नया अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होगा, तो वो हमारा जो क्लोजिंग था, स्टॉक पड़ा था, तो हम अपने न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में जो एंट्री करेंगे वो क्या होगा, हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। वही स्टॉक हमारा क्या बन जाएगा, जो बचा हुआ है अभी भी सेल नहीं हुआ, तो हमारा क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। चाहे हम उसके बाद कुछ ऐड ऑन करें, उसमें और सामान खरीदें, गुड्स खरीदें आगे बेचने के लिए, हमारे पास कम है, लेकिन वो अभी हमारा फिलहाल क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, राइट। वैल्यू ऑफ गुड्स लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड हमारा ओपनिंग स्टॉक होगा, और वैल्यू ऑफ गुड्स लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर, एंड में जो होगा वो हमारा क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक होगा। लास्ट हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जो कि है इन्वेंट्री इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाओ कि इन्वेंट्री क्या होता है। सबको लगता है कि स्टॉक और इन्वेंट्री सेम है, सही लगता है एक तरीके से कि इन्वेंट्री भी तो हमारी स्टॉक है, हम इन्वेंट्री को भी तो स्टॉक बोलते हैं, होता है, लेकिन एक इन्वेंट्री जो है एक बड़ा वर्ड है जिसके अंदर स्टॉक इंक्लूड होता है, इसीलिए सब समझते हैं और कहते भी हैं कि इन्वेंट्री तो हमारा स्टॉक है। सही है एक तरीके से, लेकिन एक इन्वेंट्री जो है एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, बड़ा टर्म है, जिसके अंदर और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसको अभी हम पढ़ेंगे। तो इन्वेंट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, और इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो देखिए इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल क्या होता है कि हमने खरीदा और उसको मैन्युफैक्चर किया, राइट, वो हमारा क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो वो भी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होगा। वर्क इन प्रोग्रेस की हमने रॉ मटेरियल लिया, उसको कुछ प्रोसेसिंग करी और वो कैसा आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस में आ गया, मतलब कि अभी फिनिश प्रोडक्ट नहीं बना, हम उसको अभी सेल नहीं कर सकते। या फिर अगर हम सिर्फ इतना ही काम करते हैं, हमारा सिर्फ इतना ही काम है हमारा बिजनेस का कि हम सिर्फ क्या करते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में लेके आते हैं और उसको आगे बेच देते हैं, और वो जो आगे बिजनेस कर रहा है, जो भी मैन्युफैक्चर होगा, वो वर्क इन प्रोग्रेस को आगे फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट बनाएगा अपना सारा का सारा प्रोसेस करके। तो वो क्या हो गया, तो फिनिश प्रोडक्ट्स भी क्या हो गए, हमारे इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड हो गए। और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड तो अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, हमारा जो ओपनिंग या फिर क्लोजिंग टाइम में हमारे पास स्टॉक बच जाता है, जो अभी हमने सेल नहीं किया होता, वो भी हमारा इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होता है। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लॉथ मिल, क्लॉथ मिल के अंदर आपके लिए कॉटन क्या होगी, आपके लिए रॉ मटेरियल होगी कि उसको आपको प्रोसेस करने में क्या करके क्या बनाना है, थ्रेड बनाना है। तो अभी हमारे पास कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल हो गया हमारा, राइट। उसके बाद जब हमने उसको प्रोसेस किया और आपने उसको थ्रेड के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। अभी हमारा इससे क्लॉथ तो नहीं बन गए क्लॉथ मिल में, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस की अभी काम चल रहा है। तो और जो हमारे फिनिश क्लॉथ्स हैं, जो कि हमने उसको प्रोसेस करके क्लॉथ के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, तो वो हमारा क्या हो गया, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स की, मतलब हमारे गुड्स जो है बन के तैयार हो गया और अब बेचने के लिए रेडी है मार्केट में सेल करने के लिए। और इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड तो आपको पता है कि हमने अभी लास्ट टर्म में भी पढ़ा है कि वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग, जो रीसेलिंग के लिए आपने परचेज किया, या तो वो आपका स्टॉक होगा स्टॉक इन ट्रेड, या फिर हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग क्या होता है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड और एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कि क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारा किसके अंदर इंक्लूड होता है, आपका इन्वेंटरी के अंदर, राइट। तो ये था आज की क्लास के सारे पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़े हैं 1 by 1, और अपनी नेक्स्ट क्लास में जितने भी बचे हुए पॉइंट्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।